क्वांटम केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 के अंदर आपको पढ़नी पड़ती है कुछ बॉन्डिंग थ्योरीज का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। इन तीनों थ्योरीज का आपको क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट पढ़ना है। अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो कैसे आप लोग किसी प्लेनर कॉन्जुगेट सिस्टम्स के कॉरस्पॉन्डिंग अपने एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करते हो और कैसे आप लोग उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने वेव फंक्शंस को लिखते हो। वेव फंक्शन की एप्लीकेशन भी आप लोग देख चुके हो, एनर्जी लेवल्स की एप्लीकेशन भी आप लोग देख चुके हो। दैट मींस आप लोग HMOT का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट कर चुके हो। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी MOT को। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था कि आखिर MOT का आप लोग क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हो। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे और MOT को हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 11 of quantum chemistry and I hope कि आप लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो किया है और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पर समझ भी आ रहे हैं। यूनिट नंबर 1 के अंदर आप लोग बात कर रहे थे श्रोडिंगर इक्वेशन की। श्रोडिंगर इक्वेशन के आप पास कुछ एप्लीकेशंस होती है, वहां पर आपको अलग अलग मोशन के कोरस्पॉन्डिंग कुछ मॉडल्स गिवन होते हैं, उन मॉडल्स को आपको पढ़ना पड़ता है। यूनिट नंबर 2 के अंदर आप लोग बात कर रहे थे पर्टर्बेशन क्या होता है, वेरिएशन प्रिंसिपल क्या होता है और लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल क्या होता है। यूनिट नंबर 3 के अंदर आप लोग लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। लीनियर प्रिंसिपल के थ्रू आप लोग अपनी बॉन्डिंग थ्योरीज का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो। जहां पर आप लोग पढ़ रहे हो HMOT को, आप लोग यहां पर पढ़ रहे हो MOT को, आप लोग यहां पढ़नी पड़ती है VBT। तो हम लोग यहां क्या पढ़ने वाले हैं, इन तीनों थ्योरीज का हम लोग क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर। अभी तक आप लोग कवर कर चुके हो कि आप लोग कैसे MOT को पढ़ते हो। आप लोग के पास यहां पर क्या होते हैं, कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं जिनके कोरस्पॉन्डिंग आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं अपने एनर्जी लेवल और उसके बाद आपको हर एक एनर्जी लेवल कोरस्पॉन्डिंग अपने वेव फंक्शन को भी डिटरमाइन करना है। आपको psi 1 को भी निकालना है, psi 2 को भी निकालना है, psi 3 को भी निकालना है और psi 4 को भी निकालना है। उसके बाद आपको इन वेव फंक्शन की एप्लीकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए और साथ में आपको एनर्जी लेवल के एप्लीकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। और उसके बाद हमने कवर की थी एक्सटेंडेड हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आई होप कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था कि आखिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट आप लोग किस तरीके से करते हो। अब आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था MOT का। तो मैं आपको फटाफट से स्लाइड रिवाइज करा रहा हूं, इसको हम लोग डिटेल के अंदर बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, दैट मींस आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, तो आपको लास्ट लेक्चर जरूर देखना है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपके पास जो थ्योरी होती है MOT की, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ LCAO यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल MO अप्रोच। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। इसके आप लोग पढ़ चुके हो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी कि आखिर आपके पास MOT क्या होती है। MOT को आप लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी पढ़ते हो, अलग से आपके पास MOT का चैप्टर भी होता है और इसको आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो और क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर भी आप लोग इसका क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते हो। तो MOT आपके पास यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है, तो आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके ऊपर से आपके पास क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पॉलीसेंट्रिक। यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन तो होता है एक, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर काफी सारे न्यूक्लियस का इंफ्लुएंस हो सकता है। फिर मैंने आपको कहा था कि दैट ओवरलैपिंग इंटीग्रल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस थ्योरी, जिसको आपने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते वक्त। हम लोग इसको इग्नोर क्यों नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, जहां पर मैंने आपको इस डायग्राम को समझाया था। मैंने आपको कहा था कि आखिर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग क्या होती है और उसका क्या रिलेशन होता है आपके R वैल्यू के साथ। ये R क्या होता है, तो बेसिकली R आपके पास होने वाला है इन दोनों एटम के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो आपके पास जो ओवरलैपिंग इंटीग्रल होता है उसका R के साथ क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और उसके बाद जब आपका R 0 की तरफ अप्रोच कर रहा होगा या फिर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा होगा तो आपके S की क्या वैल्यू होती है उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। और उसके बाद आप लोगों ने बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल को भी S की वैल्यू से देखना सीखा था कि अगर आपका S बड़ा होता है दैट मींस आपके पास क्या होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, अगर आपका S होता है छोटा दैट मींस क्या होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और आपके पास S होता है बराबर टू 0 आपके पास क्या हो जाएगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग लास्ट क्लास के अंदर कवर कर चुके हैं। बिल्कुल यहीं से हम लोग यहां पर आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट वेरिएशन प्रिंसिपल इज जनरली यूज्ड, वेरिएशन प्रिंसिपल इज जनरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन corresponding to molecule to determine the coefficient and energy level corresponding to different MOs। आप लोग पढ़ चुके हो HMOT को पढ़ते वक्त आप लोगों ने यूज किया था लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल, जिसके थ्रू आप लोगों ने कुछ पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, कुछ पर्टिकुलर प्लेनर कॉन्जुगेट सिस्टम के लिए अपने एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ किया था। तो अगर आपको अब किसी मॉलिक्यूल के लिए अपने एनर्जी लेवल्स को निकालना है या फिर आपको वेव फंक्शन को निकालना है, तब भी आपको यूज करना
करना पड़ता है वेरिएशनल प्रिंसिपल को ही। इसके अंदर आप लोग क्या करते हो, आपके पास यहां पर कोई ट्रायल वेव फंक्शन होता है, उसके बाद लोग क्या करते हो, उसकी एनर्जी को मिनिमाइज करते हो और मिनिमाइज करने वालों क्या निकालते हो आप लोग, ई मिनिमम को निकालते हो, जो कि आपकी हमेशा बड़ी होती है या फिर बराबर होती है उस पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी से। ये सारी की सारी बातें आप लोग कर चुके हो वेरिएशन प्रिंसिपल के अंदर। तो एमओटी के अंदर आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, आप किसी भी मॉलिक्यूल को पढ़ने वाले हो। अब जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपके पास मॉलिक्यूल होता जाएगा, आपके पास थ्योरी जो है वो उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग अप्लाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ छोटे मोटे सिस्टम के ऊपर, जैसे कि H2 पॉजिटिव के ऊपर, H2 नेगेटिव के ऊपर, H2 के ऊपर। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट स्मॉलेस्ट सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल स्टडीड बाय MOT इज 2 एटम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम दैट इज H2 पॉजिटिव। H2 पॉजिटिव यहां पर क्या होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ रहेगा आपके पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और आपके पास यहां पर क्या रहेंगे, दो रहेंगे हाइड्रोजन के एटम। दैट मींस आपके पास यहां पर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इंफ्लुएंस हो रहा होगा इस वाले हाइड्रोजन का भी और इस वाले हाइड्रोजन का भी। तो ये आपके पास सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, सबसे छोटा पॉसिबल मॉलिक्यूल है जिसका आपको क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करना है इस एमओटी थ्योरी के अंदर। और इसके ऊपर से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल डायरेक्टली। अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा किस तरीके से मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, अपने फंक्शन को लिख रहा हूं, किस तरीके से मैं वेरिएशन प्रिंसिपल का यूज कर अपने ट्रायल वेव फंक्शन को लिख रहा हूं। तो मैं यहां बात कर रहा हूं यहां पर H2 पॉजिटिव के साथ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रहने वाला है एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके पास यहां पर क्या आएगा, यहां पर रहने वाला हाइड्रोजन का एटम ये रहा, यहां पर रहने वाला है। अगर मैं इसको बोल दूंगा ए एटम, मैं इसको बोल दूंगा यहां पर बी एटम, मेरे पास क्या बन गया, आपके पास यहां पर बन जाएगा ए एटम आपके पास रहने वाला है, बी आपके पास रहेगा, बस यहां रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। और इस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपके पास इस ए एटम का और इस बी एटम का रहने वाला है इन्फ्लुएंस रहने वाला है। वो एक अलग बात है कि आपके पास यहां पर ए आपके पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है, भी आपके पास क्या है, हाइड्रोजन एटम, आप इसके ऊपर क्या है, सेम ही रहने वाले हैं। तो यहां पास क्या होता है, सबसे छोटा सिस्टम होता है। वेव फंक्शन ऑफ H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वेरिएशन प्रिंसिपल थ्रू LCAMO अप्रोच इज। अगर मैं वेरिएशन प्रिंसिपल का यूज कर ट्रायल वेव फंक्शन ले जाता हूं कोरस्पोंडिंग टू H2 प्लस सिस्टम, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर होने वाले हाइड्रोजन के दो एटम मैंने यहां पर ड्रॉ कर रखे हैं। हाइड्रोजन का एक एटम आपके पास यहां पर है, आपका दूसरा एटम कहां पर है, ये रहा। अब हाइड्रोजन के पास आपके पास क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर 1s ऑर्बिटल होगा, इसमें क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन होने वाला है। तो अगर आपके पास वो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, कहां पर होने वाला है, इस 1s ऑर्बिटल के अंदर होगा। अगर आपके पास ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, तो कहां पर होने वाला है, वो इस 1s ऑर्बिटल के अंदर होने वाला है। तो आपके पास इस वाले हाइड्रोजन बस क्या है, आपके पास 1s ऑर्बिटल है, आपके पास यहां पर क्या है, 1s ऑर्बिटल है। मैं इसको क्या बोल रहा हूं, सिस्टम बोल रहा हूं, इसको ए बोलने वाला हूं, मैं क्या बोलने वाला हूं, भी आपस क्या बन जाएगा, 1s ऑफ ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बस 1s ऑफ बी बन जाएगा। वो एक अलग बात है कि आपके पास यहां पर ए क्या है, हाइड्रोजन एटम, भी आपके पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है। तो बेसिकली मैं यहां पर क्या पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं यहां पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को, और उस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के यहां पर दोनों एटम के पास क्या है, सेम ही एटम है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो आपके पास इस सिस्टम के कोरस्पोंडिंग जो ट्रायल वेव फंक्शन बनेगा, बस वो क्या बन जाएगा, साई इज इक्वल टू CA∅A1s इंटू में 1। अब मैंने ये लिखा कैसे हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चंस को भी आप लोग बड़े इजीली अप्रोच कर पाओगे। देखिए यहाँ पे पास क्या है, phi है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इस एटम के ऊपर रहेगा तो वो कहां पर रहने वाला है, इस 1s ऑर्बिटल के अंदर रहेगा। मैं इसको बोल रहा हूं ए एटम, इसको कैसे रिप्रेजेंट करने वाला हूं, phi A से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। यानी कि जब आपका इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम के ऊपर रहेगा तो उसकी स्टेट क्या हो जाएगा, बस phi A स्टेट हो जाएगी। मैंने ब्रैकेट के अंदर यूज किया है 1, मैंने 1 क्यों यूज किया है, क्योंकि आपके पास यहां पर H2 प्लस के अंदर आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस आपके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो मैं यहां पर ब्रैकेट के अंदर 1 यूज कर रहा हूंगा। मैंने यहां पर नीचे रिप्रेजेंट किया है 1s, क्योंकि आपके पास यहां पर जो स्टेट है बेसिकली आपके पास क्या होने वाली है, ये 1s ऑर्बिटल की ही होने वाली है। तो इस तरीके से आप लोग अपने ट्रायल वेव फंक्शन को लिखते हो। मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, साई इज इक्वल टू CA∅A1s इंटू में 1 प्लस का CB∅B इंटू में 1s। तो ये 1 क्या कर रहा है, जैसे आपके पास यहां पर 1 है, मैंने यहां पर 1 लगाया हुआ है, यहां पास क्या है 1s, मैंने यहां पर क्या लगाया 1s मैंने लगाया हुआ है, यहां पे मैंने 1s लगाया हुआ है। अब क्योंकि आपके पास यहां पर जो दोनों एटम है, यहां पास क्या हाइड्रोजन, यहां पास क्या हाइड्रोजन का है, तो वेव फंक्शन को लिखते वक्त आपके पास जो कोएफिशिएंट्स आएगा CA और CB वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर ही हो जाएंगे। क्योंकि इन दोनों एटम के पास क्या है, 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन पास कहां पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो आपके पास क्या है, सब कुछ सेम है। तो जो आपके पास होने वाली है कहानी इस वाले पिक्चर के पास वो क्या होगी, आपके पास इस वाले पिक्चर की भी होगी। यानी कि इन दोनों पिक्चर की कहानी पास होने वाली सेम होने वाली है। दैट मींस आपके पास जो यहां पर सिस्टम होने वाला है ट्रायल वेव फंक्शन का, इसके अंदर जो मैं कोएफिशिएंट यूज करूंगा CA और CB को वापस क्या होंगे, सेम होंगे। मैंने यहां पर यूज कर लिया, C को मैंने यहां पर यूज कर लिया है। आपके पास क्या हो जाएगा, CA इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू C हो जाएगा। अब अगर आप लोग किसी एक ऐसे सिस्टम को पढ़ रहे हो जिसके अंदर आपके पास ये एटम हाइड्रोजन का है और ये आपके पास किसी और का एटम, मतलब बस क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो उस केस के अंदर आपके पास एक कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूंगा फॉर एनी अदर डायटोमिक मॉलिक्यूल, आपके पास साई AB क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू CA∅A प्लस का CB∅B। अगर आपके पास यहां पर बीच में है पॉजिटिव, मैं बात कर रहा हूं यहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। अगर मैं यहां पर बीच में लगा दूंगा नेगेटिव, आपस से क्या बन जाएगा, एंटी
एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रायल वेव फंक्शन को चूज करते वक्त अगर आप लोग दो पर्टिकुलर स्टेट के फंक्शंस को ऐड करोगे तो आपके पास बन जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आप लोग कर दोगे उसको सबट्रैक्ट क्या बन जाएगा, यहां पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। अब क्योंकि हम लोग यहां पर बात करने वाले डायटोमिक मॉलिक्यूल की, मैं आपको जो डेरिवेशन कराऊंगा मैं कराने वाला हूं डायटोमिक मॉलिक्यूल को लेते हुए। उसके बाद आपके पास जो कोएफिशिएंट्स आने वाले हैं सी और सी बी, इसको मैं क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा। जैसे मैं करूंगा उसको इक्वल, आपके पास सिस्टम बन जाएगा H2+ का। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल को लेकर चलूंगा, मैं ए बी टाइप मॉलिक्यूल को लेकर चलूंगा और मैं क्या करूंगा, अपनी सारी डेरिवेशन करने वाला हूं। और डेरिवेशन करने के बाद एंड में जो रिजल्ट आने वाला है उसके अंदर मैं Ca को और Cb को इक्वल पुट कर दूंगा, बस क्या बन जाएगा, वो H2 पॉजिटिव का केस बन जाएगा। सो फॉर एनी अदर डायटोमिक मॉलिक्यूल AB, साई AB यानी कि BMO इज इक्वल टू Ca phi A प्लस का Cb phi B। और अगर आपका यहां पर ये साई AB नॉर्मलाइज्ड है तो आप लोग यहां पर क्या बोल सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ साई AB इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साई AB d tau इज इक्वल टू 1। तो मैं यहां पर कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ साई AB की वैल्यू को पुट कर रहा हूं। जैसे ही मैं यहां पर इसकी वैल्यू को पुट करूंगा Ca phi A प्लस का Cb phi B इनटू में Ca phi A प्लस का Cb phi B इनटू में d tau इज इक्वल टू, मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है इससे, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है इससे, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है इससे, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है इससे। आपके पास क्या बन जाएगी, यहां पर 4 टर्म्स बन जाएंगी। ये सेम 4 टर्म्स आपके पास पहले भी सेम बनी थी। कहां पर बनी थी, सुपर इंपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर बनी थी, लेकिन वहां पास क्या था, एक अलग प्रिंसिपल था। वहां पर आपके पास क्या था, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था। वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी एक सिंगल एटम के 1s ऑर्बिटल के अंदर रह सकता है और उसके बाद कहां सकता है, वो 2s के अंदर भी रह सकता है, फिर कहां सकता है, वो 2p के अंदर रह सकता है। आप लोग बात कर रहे थे कि आपके पास एक सिंगल एटम है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल एटम के 1s के अंदर भी है, सेम टाइम के ऊपर 2p के अंदर भी है, 2s के अंदर भी है, 3p के अंदर भी है। तो वहां पर आप लोग क्या कर रहे थे, दो कॉम्बिनेशन लेते थे दो एटॉमिक ऑर्बिटल का। तो उसके कॉम्बिनेशन को लेते हुए आपने वहां पर क्या किया था, आपने वहां पर ऑर्थोगोनल का यूज करते हुए आपने वहां पर phi A इनटू में phi B d tau क्या लेते थे, 0 बोल दिया था। तो उस केस में आपके पास क्या था, वो 0 था। क्यों 0 था, क्योंकि आपके पास सेम ही एटम था और सेम एटम की बात करें आप लोग 1s ऑर्बिटल की और 2s ऑर्बिटल की। तो अगर आप लोग किसी एक पर्टिकुलर एटम की बात करोगे तो 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, आपके पास ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। दैट मींस 1s का phi A और 2p का phi B आपके पास क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। तो उस केस के अंदर आप लोग phi A इनटू में phi B लेकर चल रहे थे, 0 लेकर चल रहे थे। लेकिन यहां पर क्या केस है, यहां पर केस यहां पास ये है कि आपके पास क्या है, एक हाइड्रोजन एटम यहां पर है, एक आपके पास यहां पर भी है। आप यहां बात कर रहे हो 1s ऑर्बिटल की, बात कर रहे हो 1s ऑर्बिटल की। तो अगर मैं यहां पर बात करने वाला हूं phi A इनटू में phi B की, phi A क्या होगा, आपके पास होने वाला है ये वाला 1s ऑर्बिटल, phi B क्या होने वाला है, ये वाला 1s ऑर्बिटल। तो भाई 1s ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल आपस में ऑर्थोगोनल नहीं होते हैं। तो अब आप लोग यहां पर phi A इनटू में phi B को 0 के बराबर नहीं पुट कर सकते, जैसे हमने पुट किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर। सुपरपोजिशन एक अलग कंसेप्ट है और हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, आपके पास एक अलग कंसेप्ट है। इसके अंदर बात कर रहे हो यहां पर 1s ऑर्बिटल यहां पर होने वाला है, इसके होने वाला 1s ऑर्बिटल होने वाला है और दो हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल आपस में ऑर्थोगोनल नहीं होते हैं। लेकिन एक सिंगल हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल पर क्या होता है, आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। वो एक अलग बात है और ये क्या है, एक अलग बात है। तो आपको बिल्कुल भी यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। और उसके बाद हम लोग यहां पर इसको डायरेक्टली 0 भी नहीं बोलेंगे। हक्कल ने यहां पर क्या किया था, इसको डायरेक्टली 0 बोल दिया था। हक्कल ने यहां पर क्या किया था, इसको डायरेक्टली 0 बोल दिया। बस ये स्टेटमेंट यहां पर कैसे आएगी, मैंने कुछ नहीं किया हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ, मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इन कांस्टेंट क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। बस क्या बन जाएगा यहां पर phi A इनटू में phi A d tau, phi A इनटू में phi B d tau, phi B इनटू में phi A d tau और phi B इनटू में phi B d tau इज इक्वल टू 1 है। बस क्या है, CB इनटू में CA है, CA इनटू में CB है, CA का स्क्वायर है, बस यहां पर क्या है, CB का स्क्वायर है। उसके बाद HMOT को पढ़ते वक्त भी आपके पास कुछ इस टाइप की टर्म आई थी, जिसके अंदर हमने क्या किया था, मैंने इसको बोला था, इसको बोला था मैंने SIJ और मैंने इसको डायरेक्टली 0 के बराबर बोल दिया था। तो वहां पर हमने क्या ली थी, अप्रोक्सीमेशन ली थी। बस क्या होती है, बिल्कुल खराब अप्रोक्सीमेशन होती है, क्योंकि अगर आपके पास SIJ इक्वल टू 0 हो जाएगा दैट मींस आपके पास कोई ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही है। और अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो आपके पास बॉन्ड कहां से बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड को बनने के लिए ओवरलैपिंग होना मस्ट है। अगर हक्कल ने बोला कि आपके पास यहां पर SIJ इक्वल टू 0 है तो उस केस के अंदर मतलब आपके पास क्या होता है, इसका मतलब है कि आपके पास क्या हो रही है, ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही है। और अगर आप लोग ओवरलैपिंग को एक्सप्लेन नहीं करोगे तो आप लोग बॉन्ड की फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। इसीलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं MOT को और VBT को। और MOT को और VBT को पढ़ते वक्त हम लोग यहां पर इसकी वैल्यू को 0 नहीं लेकर चलेंगे। HMOT के अंदर 0 क्यों ली थी, आपको समझ में आ गया होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पढ़ते वक्त आपने 0 क्यों लिया था, आपको समझ में आ गया होगा। और यहां पर 0 क्यों नहीं ले रहे हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आखिर आपके पास ओवरलैपिंग इंटीग्रल क्या होता है, उसको मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया था। बस क्या होता है, बस एक ऑर्बिटल है, बस क्या दूसरा ऑर्बिटल है, इसको मैं क्या बोलता हूं, ओवरलैपिंग इंटीग्रल बोलता हूं। इन दोनों के बीच में क्या बोलता हूं, उसको बोलता हूं मैं R। तो जैसे जैसे आपके पास ये होता है R, बस क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग इंक्रीज होता रहता है। और जैसे जैसे आपके पास ओवरलैपिंग इंक्रीज हो जाएगा तो उस केस में आपके पास क्या होने वाला है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
क्या हो रहा है, आपके पास बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ का और आपकी ओवरलैपिंग इंटीग्रल का डायरेक्ट रिलेशन भी होता है। क्या होता है आपके पास, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस का स्क्वायर। इसको भी आप लोग यहां पर याद कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी आपके बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब हक्कल ने जो लिया था एप्रोक्सीमेशन, मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट हक्कल हैज टेकन अ बैड एप्रोक्सीमेशन विद Sij इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने वहां पर बात की थी S1 टॉपस लेकर चले इसको 0। S1 टॉपस क्या होता है, वापस होता है इंटीग्रेशन ऑफ phi1 into में phi2 इज इक्वल टू d tau। अब इस 0 का मतलब क्या है, दिस मींस दैट देयर इज नो ओवरलैपिंग एंड इफ देयर इज नो ओवरलैपिंग देन हाउ कैन वी फॉर्म अ बॉन्ड। एक बॉन्ड को आप लोग फॉर्म नहीं कर पाओगे, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन को आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे अगर आप लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग को कंसीडर नहीं करते हो। हक्कल ने उसको कंसीडर नहीं किया, क्या बोलते हैं उसको, एक बैड एप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। लेकिन हक्कल की थ्योरी को आप लोग यूज कर सकते हो इन कंपैरेटिव स्टडी, वहां पर आप लोग सेम टाइप के सिस्टम्स को कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हो। हक्कल थ्योरी इज ओवर सिंप्लीफाइड। उसने यहां पर क्या कर दिया है, उसने इस टर्म को ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया है। उसने इसको डायरेक्टली क्या बोल दिया है, 0 के बराबर बोल दिया है। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको 0 नहीं लेकर चलेंगे। अब यहां पर क्या बन जाएगा, CA का स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ phi a इनटू में phi a d tau प्लस का CA CB इंटीग्रल ऑफ phi a phi b d tau प्लस का CB CA इंटीग्रल ऑफ phi b phi a d tau प्लस का CB का स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ phi b d tau इज इक्वल टू 1। अब यहां पर आप लोग इन दोनों टर्म को 0 नहीं लेकर चलोगे, लेकिन आप लोग यहां पर इन दोनों टर्म को क्या लेकर सकते हो, 1 लेकर चल सकते हो। 1 में से क्यों लेकर चलूंगा, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास होने वाला है phi a इनटू में phi a d tau। आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर भी एक हाइड्रोजन का एटम, आपके पास यहां पर भी क्या है, हाइड्रोजन का एटम है। इसके पास क्या है, 1s का ऑर्बिटल, इसके पास क्या है, 1s का ऑर्बिटल है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल की बात करूंगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल। इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम के इस 1s ऑर्बिटल में क्या बोलने वाला हूं, एटॉमिक ऑर्बिटल बोलने वाला है। बस क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन क्या बनने वाला है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाला है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करूंगा, बस क्या आता है, वो नॉर्मलाइज्ड होता है। एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर नॉर्मलाइज्ड, एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर नॉर्मलाइज्ड, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ phi a इनटू में phi a d tau हो जाएगा 1, इंटीग्रल ऑफ phi b इनटू में phi b d tau क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पर इसको और इसको 0 नहीं लेकर चलूंगा, मैं उसको क्या लेकर चलूंगा, यहां पर एज सच मैं उसको s लेकर चलूंगा। बस क्या बन जाएगा, CA का स्क्वायर इनटू में 1 प्लस का CA इनटू में CB इनटू में s प्लस का CB इनटू में CA इनटू में s प्लस का CB का स्क्वायर इनटू में 1 इज इक्वल टू 1 अगर बन जाएगा। तो यहां से बन गई है एक इक्वेशन क्या बन गई है, CA का स्क्वायर प्लस का CB का स्क्वायर प्लस का 2CA CB इनटू में s इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहां पर इस s को कर दूंगा 0 के बराबर, क्या बन जाएगा, बन जाएगा CA का स्क्वायर प्लस का CB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो आपके पास कहां बन रहा था, बन रहा था HMOT के अंदर भी। वहां पर क्या करता है, फंक्शन पास कैसा था, आपके पास फंक्शन उस टाइप का होता था, psi इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ phi1 माइनस का 1/√2 ऑफ phi2। मैं बीच में प्लस भी ला सकता हूं, क्या बन जाएगा, उसका फंक्शन बन जाएगा। इसमें क्या बोलता हूं, मैं बोलता था C1 का, उसमें क्या बोलता था, C2 का स्क्वायर बोलता था। मैं बात कर रहा था वहां पर कि आपके पास जो सिस्टम है उसके phi1 में रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, आप लोग क्या करते हैं, उसको C1 के स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते थे। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके phi2 के अंदर रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती थी, उसको रिप्रेजेंट करते थे C2 के स्क्वायर से। तो उसको आप लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन यहां पर अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट के स्क्वायर से नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास यहां पर क्या है, एक और टर्म है 2 इनटू में CA इनटू में CB इनटू में s इज इक्वल टू 1। यहां पर आपके पास क्या है, CA का स्क्वायर प्लस का CB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नहीं है। यहां पर आपके पास क्या होने वाली है, ये वाली टर्म भी आ जाएगी। यानी कि ओवरलैपिंग इंटीग्रल को भी आपको लेकर चलना पड़ेगा। उनके बेसिस के ऊपर ही आप लोग निकाल पाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग योर इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर स्टेट। अगर आपको यहां पर ए स्टेट के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ CA का स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, आपको यहां पर ओवरलैपिंग वाली चीज भी लेकर आनी पड़ेगी। अगर आपको देखना है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बी वाले एटम के ऑर्बिटल के अंदर है या नहीं है, तो अगर आपको उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है बी स्टेट के अंदर, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट को स्क्वायर नहीं करना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ CB को स्क्वायर नहीं करना है, आपको यहां पर ओवरलैपिंग वाली चीज को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। वेटेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन MO, आपके एक पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल की वेटेज क्या होती है MO के अंदर। HMOT का हमने हमारा क्या किया था, डायरेक्टली कोफिशिएंट को स्क्वायर कर दिया था। लेकिन यहां पर क्या होने वाला है, वेटेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन MO ऑफ AB इज रिप्रेजेंटेड बाय मुलिकन स्टैटिस्टिकल वेट। इसको मुलिकन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुलिकन आपको क्या दी थी, यहां पर MOT वाली थ्योरी दी थी, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपके पास PA क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग योर इलेक्ट्रॉन इन A एटॉमिक लेवल। वापस क्या बन जाएगा, वो CA का स्क्वायर प्लस CA इनटू में CB इनटू में S। सिमिलरली PB क्या बन जाएगा, पास CB का स्क्वायर प्लस का CB इनटू में CA इनटू में S। तो आपको यहां पर इस वाले फैक्टर को भी साथ में
इंक्लूड कर चलना पड़ेगा। तो आप लोग यहां पढ़ रहे हो एमओटी को, तो एमओटी के ऊपर किसने काम किया है? एमओटी के ऊपर काम किया है हुंड ने काम किया और मुलिकन ने काम किया है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मुलिकन स्टैटिस्टिकल वेट बोलते हैं। फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वीबीटी पढ़ने वाले। वीबीटी किसने काम किया है? हिटलर ने काम किया, पोलिन ने काम किया, लिंडन ने काम किया है और स्लेटर ने काम किया है। अब जितनी बातें हमने अभी तक हमने बात की, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल की। तो अगर आपके पास यहां पर होने वाला है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि आपके पास यहां पर होने वाला है H2 पॉजिटिव, आपने अभी तक बात की है सिर्फ और सिर्फ AB टाइप मॉलिक्यूल की, तो उसको हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करने वाले हैं H2 पॉजिटिव के ऊपर। तो H2 पॉजिटिव के समय एमओ क्या बन जाएगा? साई एमओ इज इक्वल टू C इंटू में 5A1S प्लस का C इंटू में 5B1S। आपस ये क्या रहने वाले? कोफिशिएंट सेम रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि आपका दोनों एटम क्या है? सेम ही है। साई एमओ इज नॉर्मलाइज्ड ओनली व्हेन, क्या नॉर्मलाइज होगा? क्या करने वाला हूं? साई इंटू में डी टाउ इक्वल टू 1। तो मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, साई की वैल्यू को पुट किया है, साई की वैल्यू को पुट किया, इंटू में डी टाउ किया, इंटू इक्वल टू 1 किया है। तो जैसे मैं करूंगा इसको मेरे पास क्या बन जाएगा? पास यहां पर देखिए मैं यहां पर क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं, इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इससे। उसके बाद हर एक सिंगल टर्म के अंदर से मैं यहां पर क्या करने वाला हूं? टी स्क्वायर को मैं क्या कर लूंगा? बाहर के कॉमन ले लूंगा। बस क्या बन जाएगा? सीधा बन जाएगा, बाहर अंदर क्या बचेगा? 5a इंटू में 5a डी टाउ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5a इंटू में 5b डी टाउ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5b इंटू में 5a डी टाउ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5b इंटू में 5b डी टाउ इज इक्वल टू 1। अब बस ये क्या होता है? बस होने वाला है 1 के बराबर। या बस क्या होने वाला है? 1 के बराबर होने वाला है। इसको मैं क्या बोलने वाला हूं? s। इसको मैं क्या बोलने वाला हूं? s। तो अब बस यहां पर क्या बन जाएगा? c का स्क्वायर प्लस का c का स्क्वायर इंटू में s प्लस का c का स्क्वायर इंटू में s प्लस का c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब बस ये क्या बन जाएगा? 2c का स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर इंटू में s इज इक्वल टू 1। तो c स्क्वायर बस क्या बन जाएगा? 1 अपॉन में 2 प्लस का 2s, दैट मींस 1 अपॉन में 2 इंटू में 1 प्लस का s, दैट मींस c क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1/2 इंटू में 1/s। मैंने यहां पर लिखा हुआ है c इज इक्वल टू 1/√2 इंटू में 1/s। नाउ वी कैन डायरेक्टली राइट, अब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं अपने फंक्शन को, साई लिख सकते हैं, बीएमओ को भी हम लिख सकते हैं यहां पर साई ए बी एमओ को। डिफरेंस क्या होने वाला है? यहां पर रहने वाला है प्लस, यहां पर क्या रहने वाला है? नेगेटिव साइन रहने वाला है। तो मैं यहां पर अपने डायरेक्टली फंक्शन को लिख रहा हूं, साई बीएमओ को लिख रहा हूं और साई ए बी एमओ को लिख रहा हूं कोरस्पॉन्डिंग टू H2 पॉजिटिव। हमने स्टडी किया है पहले ए बी मॉलिक्यूल को, हमने पहले स्टडी किया है डायटोमिक मॉलिक्यूल को, उसके अंदर हमने जो भी सीखा है उसको हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है H2 पॉजिटिव के ऊपर। अप्लाई करते हुए मैंने यहां पर ध्यान रखा है कि आपके पास CA इज इक्वल टू CB होने वाला, मैं क्या ले C के बराबर ले लिया। उसको लेने के बाद मैंने उसको किया है नॉर्मलाइज करने के बाद मैंने इस C की वैल्यू को भी निकाल दिया है। C की वैल्यू को निकालने के बाद मैंने यहां पर C की वैल्यू का पुट कर पास निकल जाएगा साई बीएमओ ऑफ H2 पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट ऑफ 2 इंटू में 1 अपॉन में s इंटू बस क्या आ जाएगा? 5a ऑफ 1s प्लस का 5b ऑफ 1s। मैंने यहां पर क्या यूज किया? बीच में मैंने यूज किया प्लस, या बस क्या बन जाएगा? बीएमओ आपके पास यहां पर बन जाएगा। अगर मुझे लिखना है साई ए बी एमओ कोरस्पॉन्डिंग टू H2 पॉजिटिव, तो आपके पास यहां पर ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे इस पूरे सिस्टम के अंदर। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे करना पड़ेगा, यहां लगाना पड़ेगा आपको बीच के अंदर नेगेटिव, यहां पे लगा दूंगा नेगेटिव लगा दूंगा, यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। दैट मींस आपस ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहने वाला है, आपस क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, आपस क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, यानी कि ये भी नेगेटिव रहेगा, यानी कि ये भी नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब बस क्या हो जाएगा? यहां पर ये भी नेगेटिव हो जाएगा, आपके पास ये भी नेगेटिव हो जाएगा, आपके पास ये भी नेगेटिव हो जाएगा। बस ये क्या निकल जाएगा? 1 अपॉन में रूट 2 इंटू में 1 माइनस का s। बस इतना ही अंतर यहां पर आने वाला है। आपके पास कुछ प्लस साइन क्या आ जाएगा? वहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो मैं यहां से डायरेक्टली लिखने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं साई ए बी एम ऑफ H2 पॉजिटिव 1 अपॉन में रूट 2 ऑफ 1 माइनस का ऐसा 1 माइनस का ऐसा आएगा इंटू में 5a ऑफ 1s माइनस का 5b ऑफ 1s। तो आपने यहां पर डायरेक्टली क्या निकाला है? अपने साई बी एमओ को निकाल लिया है और साई ए बी एमओ को निकाल लिया है कोरस्पॉन्डिंग टू H2 पॉजिटिव। आपने यहां पर क्या यूज किया? आपने यहां पर यूज किया है MOT थ्योरी को, आपने यहां पर यूज किया है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी बातें आपको याद रखना है। MOT का क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट एक एप्लीकेशन होती है लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल की। मैंने क्या किया है? यहां पर भी मैंने ट्रायल वेव फंक्शन को चूज किया है, मैंने उसको नॉर्मलाइज कर देखा, वहां से मैंने कोफिशिएंट्स को निकाला है, कोफिशिएंट्स की वैल्यू को पुट करके मैंने अपने साई बीएमओ को और साई एबीएमओ को निकाल लिया कोरस्पॉन्डिंग टू H2 पॉजिटिव। तो आई होप कि जितनी बातें मैंने आपको आज की क्लास में बताई है वो सारी की सारी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंचते रहे और आपको साथ साथ हर एक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आज के लिए बस इतना, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।